कक्षा 11 हिंदी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए महाकवि माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक को। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से सूर्य का बिंब चमकता हुआ जब आकाश में दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे वो दिगंगनाएं उस घड़े को, सूर्य के बिंब रूपी घड़े को खींच करके ऊपर ला रही हैं। अब आगे देखिए क्या करते हैं लेखक। दिगंगनाओं के द्वारा खींच खाच कर किसी तरह सागर की सलिल रात से बाहर निकाले जाने पे सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि मतलब समुद्र के पानी के भीतर जब यह पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला, बड़वाग्नि समुद्र के अंदर जलने वाली आग, खूब तपाकर खूब दहकाया होगा, तभी तो खैर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने, अंगार गौर मतलब आग के रंग का। आग का रंग कैसा होता है आपने देखा होगा, गैस वाली आग नहीं। जब हम कोयले को जलाते हैं या लकड़ी जलती है तो वह जो आग होती है बिल्कुल नारंगी लिए हुए लाल रंग का होता है। तो वही यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे यह जो चमचमाता सूर्य बिंब है वह समुद्र के अंदर रात भर रहा, क्योंकि नीचे से धीरे धीरे आकाश में वह सूर्य का बिंब आ रहा है। तो उसका लेखक ने कल्पना क्या किया कि ऐसा लगता है जैसे समुद्र से वह ऊपर की तरफ वह खींच करके लाया गया है। तो वह समुद्र के अंदर रात भर जब वह सूर्य रहा तो समुद्र के अंदर की जो आग है वह उसे इतना तपाई कि वह इस तरह से गौर अंगार के रंग का हो गया। नहीं तो इस सूरज के इस तरह के लाल रंग होने का क्या कारण है? सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए नए किरण कलाप को उसी पर्वत के प्रखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधर पहाड़ों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल दोपहरिया यह एक तरह का फूल होता है, लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से मतलब उत्तम चरित्र के द्वारा अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को ही आप्यायित करते हैं। यहाँ पे लेखक सूर्य की उदारता और न्यायशीलता का वर्णन करते कहते हैं कि सूर्यदेव इतने उदार हैं कि वह जहाँ उदय होते हैं वहाँ ही उसके प्रकाश को नहीं फैलाते, बल्कि उनका वह प्रकाश सभी पर्वतों के शिखरों में फैल करके सभी पर्वतों के शिखरों की शोभा को बढ़ाता है। और न्यायशील हैं, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। एक साथ ही जब उदय होता है सूर्य का तो पूरी धरती पे प्रकाश एक साथ फैलता है, और जो पर्वत के शिखर सूर्य की किरणों से जब चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शिखरों ने अपने मस्तक के ऊपर दोपहरिया के फूलों को धारण कर लिया हो। और लेखक क्या कहते हैं, जो सज्जन और उदारशील व्यक्ति होते हैं वह जिस तरह से अपने चरित्र के द्वारा केवल अपने ही देश को नहीं बल्कि दूसरे देशों को प्रकाशित करते हैं, दूसरे देशों तक में अपने अच्छे कार्यों का प्रभाव डालते हैं, उसी तरह से सूर्यदेव भी हैं। आगे देखिए, उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ, मतलब कमल। सुंदर बालक को आंगन में जानु पाणी चलते देख, जानु पाणी घुटनों के बल, स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतः उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस मतलब बहाने बोल उठी, आजा आजा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। कितना ही स्वाभाविक चित्रण यहाँ पे लेखक क्या कर रहे हैं, सूर्य को एक बालक के रूप में लेखक ने यहाँ चित्रित किया है। धीरे धीरे सूर्य जो है उदयाचल के शिखर से ऊपर आ रहे हैं, तो लेखक क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि सूर्य रूपी बाल सूर्य, जो बाल सूर्य है
वह जो है धीरे धीरे घुटनों के बल खेल रहा है और उसे देख करके जो कमलनी रूपी स्त्रियां हैं वह प्रसन्न हो रही हैं, यानी जो कमल खिल रहे हैं वह क्या है, उनकी प्रसन्नता है। और यह जो सूर्य देवता हैं, यह जो सूर्य हैं वह कमल को विकसित करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहे हैं, यानी कमल धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियाँ खिलती जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वह स्त्रियाँ हैं जो बाल सूर्य को देख करके प्रसन्न हो रही हैं और वह कमल मुख को विकसित करके हंस रही, खिल करके हंस रही हैं। और यह देख करके अंतरिक्ष को यहाँ पर माँ की तरह माना। यह देख करके जो माँ रूपी अंतरिक्ष देवता है वह उनका हृदय भर आया। और जो प्रातः काल के समय भिन्न भिन्न तरह के पक्षी स्वर करते हैं, कलरव करते हैं, तो ऐसा लगता है वह पक्षियों के कलरव के रूप में बाल सूर्य ही यह बाल सूर्य को बुला रहे हैं, आजा आजा। और सूर्य जो है तुरंत जो है अपने कर मतलब किरण, अपनी किरणों को फैला करके अंतरिक्ष में कूद गया। अर्थात जैसे बच्चे को बुलाता है तो बच्चे अपने हाथों को फैला करके बच्चे माँ की गोद में चले जाते हैं, उसी तरह से सूर्य जो है अपने किरण रूपी हाथों को फैला करके अंतरिक्ष की गोद में आ गया। अगर कभी सूर्योदय को देखने का मौका आपको मिला होगा तो देखोगे कि थोड़ी ही देर में जो सूरज का बिंब है ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको उछाल दिया और वह आकाश के ऊपर आ जाता है। उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। अब यहाँ पे सूर्य का वर्णन तो लेखक ने किया कि क्या हो रहा है, कैसे कमल खिल रहे हैं। अब देखिए, तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, यह सच है। यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए और न उनको उनके स्थान से चित करना मतलब हटाना चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने ही के लिए होता है और तारों की श्री वृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। तारों का सौंदर्य कब है, जब अंधेरा होगा। इसी से लाचार होकर के सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। अब देखिए, इस प्रातः काल का वर्णन करते हुए किस तरह से लेखक ने राजनीति की भी बात कर दी। क्या कहते हैं कि जो आकाश में तारों का समुदाय दिखाई देता है और उनका जो सौंदर्य है वह अंधकार के कारण ही होता है, लेकिन अंधकार सूर्य का शत्रु है और सूर्य को अंधकार को नष्ट करने के साथ साथ जो अंधकार के साथ रह कर के सौंदर्य को प्राप्त करने वाले हैं, जो अंधकार के कारण संपत्ति को प्राप्त करने वाले हैं, उनको भी सूर्य को नष्ट करना पड़ा। क्योंकि यह राजनीति कहती है कि जो शत्रु हैं और जो शत्रु के साथी हैं सबका एक साथ ही विनाश कर देना चाहिए, नहीं तो आगे उनसे भय बना रहता है। इसीलिए एक प्रसिद्ध कहावत भी आप लोगों ने सुना, गेहूं के साथ घून भी पीसा जाता है। घून की कोई गलती नहीं, लेकिन वो गेहूं के साथ रह रहा है इसलिए वह पीसा जा रहा है। उसी तरह से यहाँ तारों की कोई गलती नहीं है, तारे सूर्य के शत्रु नहीं है, लेकिन अंधकार के साथ उनका सौंदर्य बढ़ता है, अंधकार ही उनके सौंदर्य का कारण है, इसलिए अंधकार के साथ साथ तारों का भी नाश करना पड़ा। आगे देखिए, सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहाँ भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। लेखक क्या करें, जैसे ही सूर्योदय हुआ उस सूर्य से भयभीत होकर के अंधकार दूर चला गया। वह गुफाओं में छिप गया, घरों के कोनों में छिप गया, कोठरियों में छिप गया, लेकिन सूर्य जहाँ जहाँ भी सूर्य तेजस्वी और प्रतापी है कि जहाँ तक हो सका सूर्य ने हर जगह से अंधकार को भगा दिया। क्योंकि जो तेजस्वी लोग होते हैं वह अपने
पराक्रम के द्वारा, अपने प्रताप के द्वारा, अपने पौरुष के द्वारा दूर दूर तक अपने शत्रुओं का सर्वनाश कर डालते हैं, उसी तरह से पराक्रमी सूर्य ने दूर दूर छिपे हुए अंधकार का भी सर्वनाश कर डाला। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आँखों के समान हैं। यहाँ पर लेखक ने सूर्य और चंद्रमा को आकाश रूपी सुंदरी की आँखें बताया है। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर किया, तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने की, अब क्या है, दो आँखें हैं चंद्रमा और सूर्य। सूर्य ने जैसे ही अपनी आँखों को खोला हजारों किरणों से, तो सारा अंधकार समाप्त हो गया और सूर्य की चमक खिल गई। लेकिन चंद्रमा जो है किरणहीन हो रहा है, धूमिल हो रहा है। तो इस तरह से दो आँखों में से एक आँखों में क्या है, चमक और तेज है, दूसरी आँखें क्या है, तेजहीन होती जा रही हैं। देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों को एक आँख अच्छी होती, थोड़ी बड़ी खुली होती, एक आँख जो है थोड़ी कम होती, को थोड़ा धुंधला दिखता है। तो उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि आकाश जो है काना हो गया है। सूर्य रूपी एक आँख जो है खूब चमक रही, तेजस्वी है, और चंद्रमा रूपी जो दूसरी आँख है वह थोड़ी सी धुंधली और अंधी जैसी लग रही। कितनी सुंदर कल्पना, कितना अच्छा वर्णन यहाँ पर लेखक ने सूर्य और चंद्रमा रूपी आँखों का किया है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।